नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी 15 डेज प्लेज का डे 4। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो के 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए वन शॉट के अंदर। चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंदर हम लोगों ने पीपीसी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा, अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती हैं, एंड चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस। अब आज है हमारा डे 4 और आज हम लोग करेंगे माइक्रो का चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि आईसी एनालिसिस। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। शुरू करें फटाफट से। तो देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है। एक अप्रोच है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं, और दूसरा अप्रोच है आईसी एनालिसिस यानी कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। आईसी एनालिसिस किसने दिया है, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। अब याद करो यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के कंजम्पशन से कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है उस यूटिलिटी को वो कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकता है। कार्डिनल नंबर्स मतलब वो सिंपल नंबर्स के अंदर मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिन में थके हारे धूप के अंदर स्कूल से घर पर गए हो, घर पर जाते ही मम्मी ने आपके लिए पराठे रेडी रख रखे हैं। जैसे ही पहला पराठा खाया आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स का, ठीक है। मम्मी सेकंड पराठा लेकर आई, सेकंड पराठा खाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिला 8 यूटिल्स का। थर्ड पराठा लेकर आई मम्मी प्यार से, थर्ड पराठा खाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है 6 यूटिल्स का। तो यहाँ पर पराठों के कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। दिस इज यूटिलिटी एनालिसिस। क्या समझे कि किसी भी चीज के कंजम्पशन से हमें जो सेटिस्फैक्शन जो यूटिलिटी मिलती है उसे हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर जे.आर. हिक्स क्या कहते हैं कि ये यूटिलिटी एनालिसिस का यानी कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते। आप खुद पर लेकर देख लो, रेस्टोरेंट में गए हो, पिज्जा का पहला स्लाइस खाए और पहला स्लाइस खाते ही आप ऐसा थोड़ी ना बोलते हो यार 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। सेकंड स्लाइस खाया 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड स्लाइस खाया यार 40 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन मिला। कभी ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं। इसलिए प्रोफेसर जे.आर. हिक्स लेकर आए ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये कहते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी चीज के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है उसे हम रैंकिंग जरूर दे सकते हैं कि यार इस चीज को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इस चीज को हम सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने 2 गुड्स रख दिए, यानी कि मैंने आपको 2 चॉइसेस दी है, एक है पिज्जा और दूसरा है बर्गर। आपने बोला कि हमें पिज्जा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपने इसे रैंक 1 दी। आप बोलते हो हमें बर्गर से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपने इसे रैंक 2 दी। दिस इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर रहे थे, और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते। किसी भी चीज के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसे हम रैंकिंग देते हैं कि पिज्जा से हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बर्गर से हमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ में आ गया? तो देखो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशंस को दिमाग में रखना है कि हम ये सारी चीजें मान के चलेंगे। पहला असम्पशन क्या है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। हमें पता है कंज्यूमर की इनकम कितनी है और हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है, उसकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। पहला असम्पशन है कंज्यूमर की इनकम गिवन है और कांस्टेंट है, उसकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। इस सिचुएशन में मान लो अगर कंज्यूमर 2 गुड्स खरीद रहा है, अगर वो 2 गुड्स खरीद रहा है पिज्जा और बर्गर, तो अगर उसे पिज्जा का कंजम्पशन ज्यादा करना है तो उसे बर्गर का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कांस्टेंट है, वो एक साथ दोनों का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर सकता। सेकंड है द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। कंज्यूमर 2 ऐसे गुड्स पर अपनी इनकम खर्च करेगा, वो 2 गुड्स पर अपनी इनकम खर्च करेगा और 2 ऐसे गुड्स पर अपनी इनकम खर्च करेगा जिन्हें वो एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट कर सकता है, यानी कि एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक तो गुड है कोक और दूसरा है पेप्सी, तो इन्हें वो एक दूसरे की जगह पर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो फ्रूट्स लाने गया है तो उसके सामने 2 फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं और ग्रेप्स है।
तो इन्हें वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर ऑरेंजेस ज़्यादा लेनी है तो ग्रेप्स कम करना पड़ेंगे, अगर ग्रेप्स ज़्यादा लेने हैं तो ऑरेंजेस कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है। द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है दोनों गुड्स के लिए कि किस गुड को वो कितना लेना चाहता है, ऑरेंजेस को ज़्यादा लेना चाहता है, ग्रेप्स को कम लेना चाहता है, ये वेल डिफाइंड है, हमें अच्छे से पता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है। फोर्थ है मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर जिस चीज का जितना ज्यादा कंजम्पशन करेगा, जो वो जिस चीज को जितना ज्यादा खरीदेगा, उसे उस चीज से उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। अब देखो यहाँ पर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं कर रही। पहले पराठे से सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स का, दूसरे पराठे से और कम सेटिस्फैक्शन मिला 8 यूटिल्स का, तीसरे से और कम सेटिस्फैक्शन मिला 6 यूटिल्स का। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं कर रही हूं, मैं टोटल यूटिलिटी की बात कर रही हूं कि एक पराठे से टोटल यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स की, दो पराठों से टोटल यूटिलिटी मिली है 10 + 8 18, तीन पराठों से टोटल यूटिलिटी मिली है 18 + 6 24। तो टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है ना। हम टोटल यूटिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो जितना ज्यादा किसी गुड का कंजम्पशन करता है उतना ही उसका टोटल सेटिस्फैक्शन यानी कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। दिस इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिफ्थ है द कंज्यूमर इज रैशनल। हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, यानी कि वो समझदार है, वो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम रखना चाहता है। करेक्ट हो गया। अब देखो हम लोग बात करते हैं इनडिफरेंस सेट क्या होता है, देन हम लोग बात करेंगे इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। इनडिफरेंस सेट क्या है, हमारे पास में यहाँ पर कंज्यूमर के लिए दो गुड्स हैं, दोनों ऐसे गुड्स हैं जिन्हें वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और जो कंज्यूमर की इनकम है वो इनकम क्या है, कांस्टेंट है। अगर उसे एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो उसे दूसरे गुड का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो गुड्स हैं, एक है एप्पल्स और दूसरा है ऑरेंजेस। मैंने कहा मान लो कंज्यूमर एक एप्पल खरीद रहा है और वो 10 ऑरेंजेस परचेज कर रहा है। अगर उसे एप्पल इंक्रीज करनी है, अगर उसे 2 एप्पल्स परचेज करनी है तो डेफिनेटली उसे ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कांस्टेंट है, वो दोनों का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर उसे एप्पल का कंजम्पशन और इंक्रीज करना है, 3 एप्पल्स खरीदनी है, तो ऑरेंजेस का कंजम्पशन और कम करना पड़ेगा। और अगर उसे और एप्पल्स परचेज करनी है तो उसे ऑरेंजेस का कंजम्पशन और कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में 4 कॉम्बिनेशंस गिवन है। जैसे ए कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि वो एक एप्पल खरीद रहा है, 10 ऑरेंजेस परचेज कर रहा है। सी कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। तो इस तरह से हमारे पास में दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस गिवन है। इन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को क्या बोला जाता है, इनडिफरेंस सेट बोला जाता है। अब देखो हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए चूज करे 1 एप्पल 10 ऑरेंज, चाहे वो कॉम्बिनेशन बी चूज करे 2 एप्पल 7 ऑरेंज। हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को क्या देगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसे हर कॉम्बिनेशन से बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो भेदभाव नहीं कर सकता, वो हर कॉम्बिनेशन में क्या है, इनडिफरेंट है, वो बायस्ड नहीं हो सकता कि मैं ए कॉम्बिनेशन चूज करूं या डी कॉम्बिनेशन चूज करूं। दिस इज इनडिफरेंस सेट। इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का क्या है, ग्रुप है। इनडिफरेंस सेट क्या है, सेट है पूरा का पूरा जिसके अंदर हमारे पास में दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस गिवन है। इट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और हर ऑप्शन, हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सो दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस इन हिज इनडिफरेंस सेट। इसीलिए जो कंज्यूमर है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस के बीच में क्या है, इनडिफरेंट है, यानी कि वो भेदभाव नहीं कर सकता कि उसे कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस सेट, यानी कि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस का जो सेट है दैट इज इनडिफरेंस सेट। समझ में आया। अब अगर इसी इनडिफरेंस सेट को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनडिफरेंस सेट की जगह पर इनडिफरेंस कर्व। समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। ये हम लोगों ने ले ली हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा वो गुड दिखाते हैं जिसका कंजम्पशन हम इंक्रीज कर रहे हैं। हम एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं और ऑरेंजेस का कंजम्पशन डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम दोनों गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है। तो एप्पल्स को हम कौन सी एक्सिस पर दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर, इनका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे एप्पल्स, ठीक है। और हम सेक्रीफाइस किसको कर रहे हैं, ऑरेंजेस को। ऑरेंजेस को हम लोग दिखाएंगे वाई एक्सिस पर। एप्पल्स 1 से 4 हुई हैं तो ये हो गया हमारे पास में 1 2 3 और 4।
ऑरेंजेस कितनी है, ऑरेंजेस हमारी मैक्सिमम 10 तक रही हैं, तो ऑरेंजेस हम 10 तक दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी ऑरेंजेस हो गई। किस तरह से हमें प्लॉट करना है ध्यान से देखना। कॉम्बिनेशन ए क्या है कि एक एप्पल और साथ में हम क्या ले रहे हैं, 10 ऑरेंजेस ले रहे हैं, 10 ऑरेंजेस और 1 एप्पल। तो ध्यान से देखना, 10 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस यहाँ पर हैं, तो 10 ऑरेंजेस और साथ में हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 एप्पल ले रहे हैं, ये 1 एप्पल हो गई। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। आपको ये लाइन्स नहीं बनानी, आपको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सेकेंड है हमारे पास में 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस कितनी लेनी है, हमें 7 लेनी है, और साथ में हमारे पास में 2 एप्पल्स, तो ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड है 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स हमें लेनी है और 5 ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस तो 5 हो गई हमारे पास में, और 3 हमारे पास में एप्पल्स हो गई। और लास्ट है 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस, तो 4 ऑरेंजेस और ये हो गई हमारे पास में 4 एप्पल्स। जब इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। इन्हें हमें ज्वाइन करना है, इन्हें ज्वाइन करके हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व। देखो ज्वाइन करते हैं इन्हें ज्वाइन करके हमारे पास में क्या आ गया, हमारा इंडिफरेंस कर्व। समझ में आया। तो ये कुछ नहीं है, जो पीछे हम लोगों ने इंडिफरेंस सेट पढ़ा था उसी का क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट। आगे डेफिनेशन वही है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस गिवन है, जैसे ये कॉम्बिनेशन ई था, ये बी था, ये सी था, डी था, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। चाहे कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन ले, चाहे बी ले, चाहे सी ले, चाहे डी ले, उसे हर कॉम्बिनेशन पर क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। करेक्ट हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो पीछे तो हम लोगों ने प्लॉट करके बनाया था, वैसे इसकी शेप कैसी बनती है, इसकी शेप इस तरह से बनती है। ये इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर नीचे हम लोग दिखाते हैं हमारा गुड 1 इसे हम बोलते हैं, और इसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा गुड 2, गुड एक्स गुड वाई भी बोल सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहे हैं तो इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है। एक साथ वो दोनों गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर उसे एक का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, तो उसे गुड वाई का कंजम्पशन डिक्रीज करना ही पड़ेगा। दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशन है। दिस इज द रीजन आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। वही लिखा है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप, इसका नेगेटिव स्लोप है। इट मीन्स इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, अगर कंज्यूमर को एक गुड ज्यादा खरीदना है, अगर उसे गुड एक्स यानी कि एप्पल्स का कंजम्पशन ज्यादा करना है, ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर, तो उसे गुड वाई यानी कि ऑरेंजेस के कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया। सेकेंड है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आईसी कैसा है, कॉन्वेक्स है। याद करो मैंने आपको पीपीसी पढ़ाया था, पीपीसी हमारा किस तरह से बना था, इस तरह से बना था। तो ओरिजिन की तरफ पीपीसी कैसा था, कॉनकेव था, यानी कि पीपीसी का मुंह ओरिजिन की तरफ था। लेकिन जो हम आईसी बना रहे हैं वो आईसी कैसा है, ऐसा है, यानी कि आईसी कैसा है, कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है, बहुत आराम से समझना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का पहली बात तो फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, y मतलब जिसे हम y एक्सेस पर दिखाते हैं, x मतलब जिसे हम x एक्सेस पर दिखाते हैं। तो एप्पल्स को हम लोगों ने कौन सी एक्सेस पर दिखाया था, x एक्सेस पर। ऑरेंजेस को y एक्सेस पर। हमेशा जिसका कंजम्पशन इंक्रीज होता है उसे x एक्सेस पर दिखाते हैं, जिसका कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है उसे y एक्सेस पर दिखाते हैं। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। पहले लेवल का चेंज निकालो, पहले लेवल पर कभी भी चेंज नहीं निकलता, हमेशा सेकंड लेवल से निकलता है। चेंज इन y मतलब 7 में से 10 को माइनस कर दो, चेंज ऐसे ही निकलता है ना, पहले y 10 था अब 7 हो गया, तो चेंज निकालो, 7 में से 10 गया, कितने का चेंज आया, 3 का।
और एप्पल्स में चेंज, 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 3 आ रहा है। समझ में आया? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि y गुड के अंदर कितना चेंज आया अपॉन x गुड के अंदर कितना चेंज आया, 3 आ रहा है। नेक्स्ट लेवल पर निकालो वही चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो 5 में से 7 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 में से 2 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 आ रहा है। थर्ड लेवल का निकालो, 4 में से 5 गया, 1 आएगा, और 4 में से 3 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द रीजन कि आईसी हमारा कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। वही लिखा है आईसी कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आईसी की शेप कैसी है, ऐसी है, कॉन्वेक्स है। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वो हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और आईसी का स्लोप भी क्या होता है, एमआरएस। MRS is the slope of IC, हमेशा याद रखना, marginal rate of substitution is the slope of IC। IC का मतलब क्या है, गुड X का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए कंज्यूमर कितना गुड Y को सेक्रीफाइस कर रहा है, इस रेट, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MRS। इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड Y फॉर गुड X। गुड X का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए वो कितना गुड Y को सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसा होता क्यों है, इसे हम कर्व के थ्रू भी देख सकते हैं, बहुत आराम से देखना। मैंने कहा ए कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर 1 एप्पल ले रहा था, 10 ऑरेंजेस ले रहा था, फाइन। अब उसने क्या करा, एक एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए, एप्पल 1 से 2 हुई, उसने कितनी ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करी, उसने 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करी। तो अगर हम यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाले, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो कितना आएगा, 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करी एक एप्पल को पाने के लिए, 3 आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट लेवल पर भी एक एप्पल पाने के लिए उसने कितनी ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करी, 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करी, तो 2 अपॉन 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। नेक्स्ट लेवल पर एक एप्पल पाने के लिए उसने एक ऑरेंज सेक्रीफाइस करी, 1 अपॉन 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये MRS हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो सेक्रीफाइस करने की इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। पहले 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करे, फिर सिर्फ 2 ही ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करे, फिर सिर्फ एक ही ऑरेंज सेक्रीफाइस करी, यानी कि सेक्रीफाइस करने की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल सा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे वो एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज करता जा रहा है, एप्पल से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, तो इससे उसे सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, और वो ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करता जा रहा है। जो चीज हमारे पास में नहीं होती, जिसे हम खोते जाते हैं, तब जाके हमें उसकी वैल्यू समझ में आने लगती है। तो वो ऑरेंजेस खोता जा रहा है, खोता जा रहा है, तो उसे ऑरेंजेस की वैल्यू फील होने लगी है, इसलिए अब वो कम से कम ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करेगा। पहले 3 ही ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करी, देन 2 ही, देन सिर्फ एक ही ऑरेंज उसने सेक्रीफाइस करी, क्योंकि अब उसे ऑरेंजेस की इंपॉर्टेंस पता चलने लगी है। वही लिखा है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। जैसे जैसे वो एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, गुड एक्स को खरीदता जाता है, उसकी इच्छा गुड एक्स के लिए क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि उसे उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है। और दूसरी तरफ वो गुड बाय यानी कि ऑरेंजेस को क्या कर रहा है, गिवन अप यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो चीज वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो चीज उसके पास में नहीं है, उसको पाने की इच्छा बढ़ने लग जाती है, कहीं ना कहीं उसे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। तो इसीलिए वो हर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स के लिए गुड वाई को कम से कम सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस करने की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। दिस इज द रीजन आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, हायर द आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बहुत ही आसान सा है, जब मैं एक ही ग्राफ पर बहुत सारे आईसी बना देती हूँ, ये एक आईसी मैंने बनाया IC1, ये एक और आईसी मैंने बनाया IC2, और ये एक और आईसी मैंने बना दिया IC3। जब एक ही ग्राफ पर हम बहुत सारे आईसीज बना देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। जितना ज्यादा ऊपर आईसी होगा वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। समझ में आया। तो IC3 यहाँ पर क्या दे रहा है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उससे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है IC2, और सबसे कम सेटिस्फैक्शन देगा IC3। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप देख सकते हो जैसे IC1 के हिसाब से, ठीक है।
इतना वो गुड एक्स वाई ले रहा है, इतना वो गुड एक्स ले रहा है। लेकिन IC3 का आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो कहीं ना कहीं गुड वाई भी ज़्यादा ले रहा है और कहीं ना कहीं गुड एक्स भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। हायर द IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फोर्थ है ICs डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। एक ग्राफ पर हम लोगों ने जो दो ICs बनाए हैं वो दोनों IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हम उल्टा करके देख लेते हैं। मैंने कहा एक IC1 है, ठीक है, इस IC1 पर एक पॉइंट है E और A और एक पॉइंट है B। अब मैंने एक और IC बना दिया, मान लो ये मैंने एक और IC बना दिया। सही से बनाते हैं इसे थोड़ा सा। ये हम लोगों ने एक और IC बना दिया, ठीक है, ये सेम पॉइंट से जा रहा है एक और IC हमारा। क्यों नहीं जा रहा बाबा, सेम पॉइंट से हमें जाना है। ये हम लोगों ने एक और IC बना दिया IC2। इस पे हमारे पास में दो पॉइंट से एक है C और दूसरा पॉइंट अगेन हमारे पास में B ही आ रहा है। तो ये मैंने दो ICs को इंटरसेक्ट कर दिया। मैं क्या कह रही हूँ, दो ICs कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। IC1 पर दो पॉइंट है, कौन कौन से, एक तो A और एक B। IC1 पर दो पॉइंट है A एंड B। मैंने क्या बताया, हर कॉम्बिनेशन, हर पॉइंट कंज्यूमर को क्या देता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। हम लोगों ने पढ़ा था IC का मतलब ही क्या है, कंज्यूमर इनडिफरेंट है। चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले A B C D, एक IC पर हर पॉइंट, हर कॉम्बिनेशन उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। तो जो सेटिस्फैक्शन A से मिल रहा है वही सेटिस्फैक्शन उसे B से मिलना चाहिए। दोनों पॉइंट्स IC1 पर है, ठीक बात है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से IC2 पर हमारे पास में दो पॉइंट्स है, ये IC2 मैंने बनाया, इस पर एक पॉइंट C है और एक अगेन इस पर भी B ही आ रहा है। तो इस पे पॉइंट है C एंड B। तो इस हिसाब से C और B भी बराबर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ये इक्वेशन 2 हो गई। A भी B के इक्वल है और C भी B के इक्वल है। दोनों अगर B के इक्वल हैं तो बेसिक मैथ्स मैंने लगा दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कहीं ना कहीं ये A और C भी इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों B के इक्वल हैं तो A और C भी इक्वल हो जाएंगे। बट मुझे बताओ A और C कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं, हमेशा C ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू A। तो हमें पता है, मैंने यहाँ पर गलती से B लिख दिया, ये C है। A और C भी क्या होने चाहिए हमारे पास में, इक्वल होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। C हमेशा A से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है जितना पॉइंट ऊपर होगा हायर द इंडिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हम लोगों ने करके देख लिया, प्रूव करके देख लिया, पैराडॉक्स हो रहा है। दो ICs कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लास्ट है ICs डू नॉट टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। IC कभी भी ना तो एक्स एक्सेस को टच करेंगे ना वाई एक्सेस को टच करेंगे। मतलब IC ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा IC नहीं होता कि वो एक्स एक्सेस को टच करे। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कभी भी दोनों गुड्स में से किसी भी गुड का कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, कंजम्पशन हमेशा होता ही है। दोनों गुड्स, जो गुड 1 है गुड 2 है, दोनों में से किसी का भी कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। कंज्यूमर जो है वो दोनों गुड्स को कंज्यूम करता ही है। तो अगर ये IC एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा क्या है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं वाई गुड का कंजम्पशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब यही हुआ। और अगर IC वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुड एक्स का जो कंजम्पशन है वो क्या है, जीरो है। अगर हम प्लॉट करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं दोनों गुड्स का साइमल्टेनियसली कंजम्पशन होता है। अगर IC एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब वाई गुड का कंजम्पशन जीरो है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर IC वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब गुड एक्स का कंजम्पशन जीरो है। और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों गुड्स का कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता ही है, कम या ज्यादा। समझ में आ गई चारों पांचों प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अगर गुड 1 का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो गुड 2 का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे निकालते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। रीजन क्या है, क्योंकि x को वो पाता जा रहा है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। y को सेक्रीफाइस करता जा रहा है तो कहीं ना कहीं y को पाने की डिजायर बढ़ती जा रही है, इसीलिए हर एडिशनल x के लिए वो y को कम से कम सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हायर द IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, हम लोगों ने प्रूव करके देख लिया। और IC कभी भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच नहीं करते। करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं कंज्यूमर्स बजट। अब बजट क्या होता है, देखो बजट बहुत ही सिंपल सा है। मैंने कहा आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है तो आप बोलते हो ना कि यार मेरा बजट 15,000 रुपये तक का ही है, यानी आपकी इनकम 15,000 तक की ही है। अब आप जो भी फोन खरीदोगे वो या तो 15,000 का होगा या फिर 15,000 से कम का होगा।
दिस 15,000 इज योर बजट। समझ में आ गया? तो बजट का मतलब क्या है, यहाँ पर अगेन हम दो गुड्स की बात करेंगे। दो गुड्स हैं, हमें दोनों गुड्स की प्राइसेस भी पता है कि गुड वन कितने का आता है, गुड टू कितने का आता है, और हमें कंज्यूमर की इनकम भी पता है, इनकम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। अटेनेबल मतलब ये वो कॉम्बिनेशंस है जो कंज्यूमर अचीव कर सकता है, यानी कि वो इतना इतना खरीद सकता है, ये वो पा सकता है। अटेनेबल मतलब पा सकता है, नॉन अटेनेबल मतलब वो नहीं पा सकता। तो बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। हम बहुत सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। यहाँ पर दो गुड्स के हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास में दोनों गुड्स की प्राइसेस भी पता है और कंज्यूमर की इनकम भी पता है। ये वो कॉम्बिनेशंस है जो कंज्यूमर अचीव कर सकता है अपने बजट के अंदर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, P1x1 प्लस P2x2 शुड बी इक्वल टू और लेस देन इनकम। इस बात का मतलब क्या है, पहले गुड की प्राइस और पहले गुड की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड गुड की प्राइस और सेकंड गुड की क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर दो। वो किसके इक्वल आना चाहिए, इनकम के इक्वल आना चाहिए या फिर इनकम से कम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कितनी है, 100 रुपए है। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। पहले गुड की प्राइस है 2 रुपए, एक यूनिट 2 रुपए की आती है, और दूसरे गुड की प्राइस है 1 रुपीज की, एक यूनिट कितने रुपए की आती है, 1 रुपए की आती है। मान लो उसने जो फर्स्ट गुड है, फर्स्ट गुड की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज। फर्स्ट गुड की उसने 40 यूनिट्स परचेज करी। कितनी यूनिट्स परचेज करी, 40 यूनिट्स परचेज करी। तो P1 इंटू X1 यानी कि पहले गुड की प्राइस इंटू पहले गुड की क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स खरीदी, 40 यूनिट्स खरीदी। कितने रुपए खर्च कर दिए, 80 रुपीज खर्च कर दिए। अब उसके पास में सिर्फ 20 रुपीज बचे हैं, तो 20 रुपीज को वो कैसे खर्च करेगा, सेकंड गुड की प्राइस 1 रुपए है, तो 1 रुपए में वो दूसरे गुड की 20 यूनिट्स खरीद सकता है। 20 इंटू 1 20 रुपीज खर्च हो गए। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 100 के इक्वल आ रहा है। तो P1x1 पहले गुड की प्राइस इंटू पहले गुड की क्वांटिटी प्लस P2x2 दूसरे गुड की प्राइस इंटू दूसरे गुड की क्वांटिटी, या तो 100 के बराबर आना चाहिए या फिर 100 से कम आना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं आ सकता। दिस इज बजट सेट इक्वेशन। समझ में आ गया? इसी को हम बजट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। बजट कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर को लिमिट कर देता है कि कंज्यूमर सिर्फ इतना ही खरीद सकता है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम हमारे पास में गिवन है और इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है। इट शोज द लिमिट अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय अ सेट ऑफ 2 गुड्स। ये लिमिट शो करता है कि कंज्यूमर 2 गुड्स के इस सेट को परचेज कर सकता है अपनी इनकम के अंदर अंदर, इससे ज्यादा वो परचेज नहीं कर सकता। तो देखो सबसे पहले बजट सेट की बात करते हैं, देन हम लोग बजट लाइन की बात करेंगे। ये तो क्या था, बजट सेट था। बजट सेट मतलब दो गुड्स के बहुत सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर अपनी इनकम के अंदर खरीद सकता है, और हमारे पास में दोनों गुड्स की प्राइसेस का भी पता है। कैसे बताएंगे, मैंने कहा कंज्यूमर की जो इनकम है वो इनकम कितनी है, 60 रुपए, इससे ज्यादा उसकी इनकम नहीं है, वो 60 या फिर 60 से कम ही स्पेंड कर सकता है। दो गुड्स वो खरीद रहा है, गुड वन की प्राइस है 2 रुपीज, यानी कि गुड वन की एक यूनिट आती है 2 रुपए की, और गुड टू की प्राइस है 1 रुपीज, तो उसकी इनकम है 60 रुपीज। मैंने कहा वो 60 यूनिट्स खरीद रहा है गुड टू की। कितनी यूनिट्स खरीद रहा है, 60 यूनिट्स खरीद रहा है गुड टू की। गुड टू कितने का आता है, गुड टू की प्राइस है 1 रुपए, और गुड वन कितने का आता है, गुड वन आता है 2 रुपए का। सारा पैसा उसने गुड टू पर खर्च कर दिया, तो वो गुड टू की कितनी यूनिट्स खरीद सकता है, 60 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट 1 रुपए की आ रही है, तो पूरे 60 रुपए खर्च कर दिए। अगर उसे 10 यूनिट्स गुड वन की खर्च करनी है, तो अब वो गुड टू कितना गुड टू कितना परचेज करेगा। अगर उसे 10 यूनिट्स गुड वन की परचेज करनी है, तो कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, एक यूनिट 2 रुपीज की आती है, 20 रुपीज स्पेंड कर दिए। कितने रुपए बचे उसके पास में, 60 में से 40 रुपीज बचे। 40 रुपीज के अंदर वो 40 यूनिट्स खरीद सकता है गुड टू की। समझ में आया? अगर उसको 20 यूनिट्स परचेज करनी है गुड वन की, 20 इंटू 2 40 रुपीज खर्च कर दिए, कितने रुपए बचे, 20 रुपीज। 20 रुपीज में वो गुड टू की 20 यूनिट्स खरीद सकता है, हर यूनिट 1 रुपए की आ रही है। अगर उसने 30 यूनिट्स परचेज करी है मान लो गुड वन की, तो 30 इंटू 2 यानी कि 60 रुपीज उसने गुड वन पर खर्च कर दिए, गुड टू पर वो 20 यूनिट्स खर्च करेगा। समझ में आया? तो वही है, अगर वो सारा पैसा गुड टू पर खर्च कर रहा है तो वो 60 यूनिट्स खरीद रहा है। अगर जैसे जैसे वो गुड वन का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, उसे गुड टू का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब वो 30 यूनिट्स गुड वन की खरीद रहा है, तो गुड टू की वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा, सिर्फ 0 यूनिट्स, कुछ खरीद नहीं सकता। ये क्या है, हमारे पास में पूरा का पूरा बजट सेट है, जिसके अंदर दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस गिवन है। समझ में आ गया? अब इसी बजट सेट को जब मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगी, बजट लाइन, और बजट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन। तो वही लिखा है, बजट लाइन एक लाइन है जिसके अंदर हम दो गुड्स गुड वन और गुड टू के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करते हैं, जो कंज्यूमर अपनी इनकम के अंदर खरीद सकता है, और हमें दोनों गुड्स की प्राइसेस का पता है। तो देखो, एक्स एक्सेस
वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पर जो हम दिखा रहे हैं उसे हम लोग बोल देंगे गुड वन, वाई एक्सेस पर जो हम दिखा रहे हैं उसे हम लोग बोल देंगे गुड टू। तो ठीक है, गुड वन हमारे पास में, गुड वन हमारा मैक्सिमम 30 यूनिट्स तक गया है, तो ये हम दिखा देते हैं 10, 20 और 30 यूनिट्स। और गुड टू हमारा 60 यूनिट्स तक गया हुआ है, तो इसे हम 60 दिखा देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, थोड़ा सा और तमीज़ से बना देते हैं इसे हम, तो ये और सही बनेगा हमारा कम कम गैप से। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 50, 40, 30, 20, 10। शो कर सकते हैं कितना है। अगर गुड टू 60 लिया जा रहा है तो गुड वन कितना है, 0 है। गुड टू 60 तो गुड वन कितना है, 0 है। गुड टू 60, ठीक है, गुड वन कितना है, 0 है। नेक्स्ट है, अगर गुड वन 10 लिया है तो गुड टू कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा। गुड टू 40 हो गया अगर गुड वन हम लोगों ने 10 लिया है, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर अगर गुड वन 20 करा तो गुड टू भी 20 हो जाएगा, तो गुड टू भी 20, गुड वन भी 20। और लास्ट में अगर ये 30 लिया है तो गुड टू हमारा 0 हो जाएगा। इन्हें ज्वाइन कर दो, ये हमारे पास में क्या आ गई, ये जो पीछे हम लोगों ने बजट साइड देखा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास में आ गई बजट लाइन, जिसका दूसरा नाम होता है प्राइस लाइन। अब देखो ये जो बजट लाइन है इसका भी स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है। लेफ्ट से राइट जाते टाइम पर ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर हमें गुड वन का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो हमें गुड टू का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है। और जिस तरह से आईसी के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। सेम उसी तरह से ये हम लोगों ने जो बजट लाइन बनाई है, प्राइस लाइन बनाई है, इसका स्लोप होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, कि एक्स की प्राइस क्या है अपॉन वाई की प्राइस क्या है। तो गुड एक्स की प्राइस क्या है, पीछे हम लोगों ने देखा था 2 रुपए का था। गुड वाई की प्राइस क्या था, 1, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। गुड एक्स की प्राइस क्या है अपॉन गुड वाई की प्राइस क्या है। समझ में आ गया। अब देखो इस बजट लाइन के फिएसिबल और नॉन फिएसिबल पॉइंट्स की बात करते हैं। ये हमारे पास में बजट लाइन है, इस पर हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास में P, एक है Q, दिस पॉइंट इज R, दिस इज S, दिस इज T एंड दिस इज U। जितने भी पॉइंट्स इस बजट लाइन के ऊपर आते हैं, यानी कि मैं कौन से पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, मैं P पॉइंट की बात कर रही हूँ और Q पॉइंट की बात कर रही हूँ। और जो पॉइंट्स इस बजट लाइन के अंदर आते हैं R और S, वो सारे के सारे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि फिएसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, कि इन्हें हम अचीव कर सकते हैं, इन्हें हम पा सकते हैं। लेकिन ये जो T है और U है, ये कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ये नॉन अटेनेबल यानी कि नॉन फिएसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हें हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बजट से बाहर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास में इनकम नहीं है। तो P, Q, R और S, ये कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ये है हमारे पास में अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और T और U हमारे पास में कौन से कॉम्बिनेशन है, ये है हमारे पास में नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, कि इन्हें हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि कंज्यूमर के पास में इतना बजट, इतनी इनकम नहीं है। समझ में आ गया। आगे देखो स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कि प्राइस लाइन। पीछे हम लोगों ने जो देखा था, इस तरह से मैंने जो बजट लाइन बनाई थी, इसके स्लोप को हम पी एक्स अपॉन पी वाई भी बोलते हैं, कि गुड एक्स की प्राइस अपॉन गुड वाई की प्राइस कितना आ रहा था, 2 अपॉन वाई आ रहा था। इसी के स्लोप को हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, इसे हम पीछे वाले के थ्रू ही समझ लेते हैं। यहाँ पर आप समझ लो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेकर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक तो ये कॉम्बिनेशन ले लिया और एक हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन ले लिया। मैंने कहा कि भाई अगर हमें गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, गुड एक्स हमारा 10 से 20 हुआ, 10 से 20 हुआ, तो गुड एक्स में कितना चेंज आया है, 10 यूनिट्स का चेंज आया है। पहले 10 खरीद रहे थे, अब 20 खरीद रहे हैं, 10 का चेंज आया। गुड वाई हम लोगों ने कितना सेक्रीफाइस करा, पहले 40 खरीद रहे थे, अब सिर्फ 20 खरीद रहे हैं, यानी कि गुड वाई में कितना चेंज आया है, 20 यूनिट्स का चेंज आया है। तो चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स, चेंज इन गुड वाई कितना आया, 20 अपॉन चेंज इन गुड एक्स कितना है, 10 है।
इसको काटेंगे तो भी हमारे पास में 2 ही आ रहा है। दिस इज द रीजन कि इस स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? एक्स की प्राइस 2 थी, वाई की प्राइस 1, कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स भी अभी मैंने आपको करके बता दिया, कितना आ रहा था? 20 अपॉन 10, 20 सेक्रीफाइस करा था 10 गेन करने के लिए, ये भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो दोनों आप लिख सकते हो, दोनों इक्वल है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं चेंजेस इन बजट सेट। अब ये जो बजट सेट है, बजट लाइन है, इसके अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं। एक होता है शिफ्ट इन बजट लाइन, हमारी पूरी की पूरी बजट लाइन ही शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट का मतलब है ये हमारी बजट लाइन है, हमारी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन, राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। या फिर हमारी पूरी की पूरी बजट लाइन पीछे की तरफ चले जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। और एक होता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन, इसमें बजट लाइन शिफ्ट नहीं होती, रोटेट होती है। पीपीसी पढ़ा था ना, इस तरह से रोटेट होती है। ठीक है, किस तरह से रोटेट होती है? इस तरह से रोटेट होती है। तो यहाँ पर हमारी बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, क्या होगी? रोटेट होगी। पहले हम शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन। एक होता है फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन और एक होता है बैकवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन की बात करते हैं, कभी भी अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ये बजट लाइन है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, मतलब उसका बजट इंक्रीज हो गया, बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो बजट लाइन फॉरवर्ड कब शिफ्ट होती है? जब कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन है, दोनों गुड्स प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, दोनों गुड्स की प्राइसेस डिक्रीज हो गई, दोनों गुड्स सस्ते हो गए। अगर दोनों गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो भी कंज्यूमर उतनी ही इनकम के अंदर ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है ना। अगर उसकी इनकम कांस्टेंट है लेकिन गुड एक्स और गुड वाई दोनों की प्राइसेस डिक्रीज हो गई, इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं वो सेम इनकम के अंदर ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, तो भी हमें फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। एक बार देख ले किस तरह से होता है ये। हाँ, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है ये भी पहले साथ साथ में समझ लो। यहां पर मैंने कहा कंज्यूमर की बजट लाइन ये है, मैंने कहा कंज्यूमर की जो इनकम है वो इनकम क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। तो कंज्यूमर की बजट लाइन में क्या देखने को मिलेगा? हमें बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, कम खरीदेगा। और इसमें बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब दोनों गुड्स प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, दोनों गुड्स की जो प्राइसेस है वो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि कंज्यूमर जो है अब उसका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि सेम इनकम के अंदर अगर प्राइसेस बढ़ गई तो फिर वो कहीं ना कहीं कम ही खरीदेगा। समझ में आ गया? फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब है अगर इनकम इंक्रीज होगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, या फिर दोनों गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब है इनकम डिक्रीज हो जाए या फिर दोनों गुड्स की प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ एक्स और प्राइसेस ऑफ वाई क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो सेम इनकम के अंदर उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। करके देखें एग्जांपल के थ्रू। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? शिफ्ट इन बजट लाइन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो देखो मैंने कहा इनकम 60 रुपए है, पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। गुड 1 की प्राइस है 2 रुपए और गुड 2 की प्राइस है 1 रुपए। ठीक है, तो मान लो वो सारी इनकम अपनी गुड 2 पे खर्च करता है, 60 यूनिट्स खरीदेगा, तो गुड 1 कितना खरीदेगा? 0। अब मान लो अगर उसे 10 यूनिट्स गुड 1 की खरीदनी है, गुड 1 कितने का आता है? 2 रुपए का आता है, कंज्यूमर की इनकम है 60 रुपए, तो 20 रुपीज खर्च हो गए, मतलब 40 रुपीज बचे, वो गुड 2 पर खर्च करेगा। अगर वो 2 यूनिट्स ले रहा है, 20 यूनिट्स ले रहा है सॉरी गुड 1 की, कितने रुपए खर्च हो गए? 40 रुपीज, तो 20 यूनिट्स वो गुड 2 की लेगा। अगर वो 30 यूनिट्स ले रहा है गुड 1 की, पूरे के पूरे 60 रुपीज खर्च हो गए, ये हमारे पास में 0 हो गया। सेकंड मैंने सिचुएशन ली कि मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होगी, बजट लाइन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट। हर चीज का डबल कर दो, वही गुड 1 हमारा 2 रुपए का है और गुड 2 हमारा 1 रुपए का है। तो मैंने कहा पहले गुड 2 कितना खरीदा जा रहा था? 120 यूनिट्स, क्योंकि इनकम ज्यादा है, 120 है, गुड 1 0। बस आपको डबल करना है पुराने वाले का। अब उसने गुड 1 को क्या कर दिया? 20 यूनिट्स खरीदने लग गया, 10 का डबल कर दिया हम लोगों ने, सिंपल, क्योंकि इनकम भी डबल हुई है। तो कितने रुपए खर्च हो गए? 2 इंटू 20, 40 रुपीज खर्च हो गए। अब उसके पास में कितने रुपए बचे हैं? उसके पास में बचे हैं हमारे पास में 80 रुपीज, तो वो 80 यूनिट्स खरीद सकता है गुड 2 की। ठीक है, अगेन अब उसने कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया, वो 40 यूनिट्स खरीद रहा है गुड 1 की। कितने रुपए खर्च हो गए? 80 रुपीज खर्च हो गए। कितने रुपए बचे हैं उसके पास में? 40 रुपीज, तो वो 40 यूनिट्स परचेज करेगा गुड 2 की। अगेन अगर वो मान लो 60 यूनिट्स खरीदता है गुड 1 की, सारे पैसे खर्च हो गए, तो गुड 2 क्या लेगा? वो 0 लेगा। समझ में आ गया? और लास्ट है, अगर उसकी इनकम 60 से 30 हो जाए, इनकम डिक्रीज हो जाए, अगेन गुड 1 2 रुपए का है, गुड 2 कितने का है? 1 रुपए का है, तो उसका जो बजट लाइन है वो कैसे शिफ्ट कर जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। आधा कर दो, मान लो 30 रुपए है, सारे रुपए वो गुड 2 पर खर्च कर रहा है, तो गुड 2 की कितनी यूनिट्स लेगा? 30 यूनिट्स। गुड 1 कितना है? 0 है। मान लो उसे गुड 1 का कंजम्पशन क्या करना है? इंक्रीज करना है,
तो अब इसका पहले डबल करा था ना, अब आधा कर दो। अगर वो 5 यूनिट्स ले रहा है गुड वन की, मतलब कितने रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए, कितने रुपए बचे, 20 रुपीज, तो 20 यूनिट्स खरीदेगा वो गुड टू की, ठीक है। अगर मान लो इसका आधा कर दो, अगर वो 10 यूनिट्स ले रहा है गुड वन की, कितने रुपए खर्च हो गए, 20 रुपीज खर्च हो गए, 10 रुपीज बचे, 10 यूनिट्स लेगा वो गुड टू की। अगर वो 15 यूनिट्स खरीदता है गुड वन की, पूरे के पूरे 30 रुपीज खर्च हो गए, तो 0 यूनिट्स लेगा वो गुड टू की। तो ये था हमारा पहले वाला, अगर इनकम इंक्रीज हो गई बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, इनकम डिक्रीज हो गई बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। हम प्लॉट भी करके देख सकते हैं किस तरह से, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे हमारा गुड वन, और वाई एक्सेस पर हम लोग दिखाएंगे हमारा गुड टू। मैक्सिमम देख लो आप, मैक्सिमम 120 वाली लाइन में ही जा रहा है। ये तो कितना है, 60 है, गुड वन 60 गया है मैक्सिमम, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, और गुड टू हमारा मैक्सिमम 120 गया है, तो ये थोड़ा छोटा छोटा दिखाना पड़ेगा हमें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, तो ये हो जाएगा 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे नॉर्मल सिचुएशन का प्लॉट कर देते हैं। अब प्लॉट भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या प्लॉट कर देते हैं, गुड टू 60, गुड वन हमारा 0 है, तो गुड टू 60 यहाँ पर आएगा, फिर 40 और 10 हो गया, तो ये 40 है, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 20, 20 हो गया हमारे पास में, 20 और 20, और उसके बाद में ये, तो ये हमारा बन गया हमारी नॉर्मल जो बजट लाइन, जब हमारी इनकम कितनी है, 60 है। सेकंड का प्लॉट करते हैं। सेकंड सिचुएशन जब इनकम हो गई 120, तो ये तो 120 हो गया, फिर हमारे पास में 80 और 20, तो ये हमारे पास में 80 यहाँ आ रहा है, और 20 हमारे पास में कहाँ आ रहा है, 80 और 20, 80 हमारे पास में यहाँ आ रहा है, 20 हमारे पास में यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में 40, 40 इधर से 40 यहाँ आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास में 40 यहाँ आ रहा है, और लास्ट है 60 और 0, ये हम लोगों ने 60 लिया और ये हमारे पास में 0 हो गया। इससे अगर आप प्लॉट करोगे, ये आपकी बन गई जब आपकी इनकम कितनी है, 120 है, और लास्ट है जब हमारी इनकम कितनी है, जब है इनकम सिर्फ 30 रुपीज़, तो ये हो गया 30 पर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 5 और 20, तो ये हमारे पास में 20 और ये 5 यहाँ आएगा 10 और 0 के बीच में, ये हमारे पास में 10, 10, 10 और 10, और ये हमारे पास में 15 और 0, तो ये हमारे पास में 15 कहीं ना कहीं 10 और 20 के बीच में, और ये 0। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हमारी बजट लाइन में हमें क्या देखने को मिला, फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिला, जब इनकम कितनी हो गई, 120, और जैसे ही इनकम डिक्रीज हुई हमारी बजट लाइन में हमें क्या देखने को मिला, लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिला। समझ में आ गया। तो वही लिखा था, एक है शिफ्ट इन बजट लाइन, फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम या तो इंक्रीज हो जाए या फिर दोनों गुड्स की प्राइसेस डिक्रीज हो जाए, और एक है बैकवर्ड शिफ्ट, जब इनकम डिक्रीज हो जाए या फिर दोनों गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सेकंड हमारे पास में आता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन कैसे होता है, एक होता है राइटवर्ड रोटेशन, एक होता है लेफ्टवर्ड रोटेशन। बहुत ही आसान सा है। राइटवर्ड रोटेशन कब होगा, जब x की प्राइसेस या फिर y की प्राइसेस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। मैंने कहा x की प्राइसेस डिक्रीज हो गई, जो गुड x है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया, तो ये ब्लू वाली हमारी बजट लाइन थी। गुड x हमारा क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है, मतलब गुड x की प्राइसेस क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी हैं, तो वो उतनी ही इनकम में गुड x को ज्यादा परचेज कर सकता है। तो हमारी बजट लाइन इस तरह से क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी सिर्फ x की तरफ। पहले वाली ब्लू थी, अब वाली क्या हो गई, येलो वाली, इस तरह से रोटेट हो गई। या फिर मैंने कहा जो गुड वाई है वो हमारा सस्ता हो जाए, उसकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं। तो देखो पहले वाली बजट लाइन ये थी, अब वाली बजट लाइन हमारी गुड वाई की तरफ इस तरह से रोटेट हो चुकी है। दिस इज राइटवर्ड रोटेशन। कब होगा राइटवर्ड रोटेशन, या तो x की प्राइसेस फॉल हो जाएं या फिर y की प्राइसेस फॉल हो जाएं। पहले वाली बजट लाइन हमारी ब्लू थी, ये इस तरह से रोटेट हो गई x की तरफ, इस तरह से रोटेट हो गई y की तरफ। दिस इज राइटवर्ड रोटेशन। एक होता है लेफ्टवर्ड रोटेशन। लेफ्टवर्ड रोटेशन का मतलब है जब हमारी x की प्राइसेस या तो इंक्रीज हो जाए तो x का कंजम्पशन कम हो जाएगा अपने आप, या फिर y की प्राइसेस हमारी इंक्रीज हो जाए तो y का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारी बजट लाइन थी ब्लू वाली, ये x की तरफ क्या हो गई है, रोटेट हो चुकी है। लेफ्टवर्ड रोटेशन है कि सेम इनकम के अंदर, इनकम हमारी क्या है, कांस्टेंट है, फिर भी अगर x की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो x का कंजम्पशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
सेम इनकम के अंदर अगर y की प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो y का कंजम्पशन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो पहले ब्लू वाली थी, अब ये येलो वाली हो गई है। इस तरह से क्या हो गया, लेफ्टवर्ड रोटेशन। समझ में आ गया। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, एक तो शिफ्ट पढ़ा, एक रोटेशन पढ़ा। शिफ्ट कब हो रहा है, या तो इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या फिर एक साथ दोनों गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। लेकिन रोटेशन कब होगा, जब या तो एक्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, या फिर वाई की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, या एक्स की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, या वाई की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं। करेक्ट हो गया। लास्ट हमारे पास में आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने पहले भी समझाया था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, कि यहाँ पर कंज्यूमर को रुक जाना चाहिए, ये कंज्यूमर के लिए बेस्ट लेवल है, यहाँ पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर वो इससे ज्यादा कंजम्पशन करेगा या इससे कम कंजम्पशन करेगा तो कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फैक्शन कम होगा। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ नो चेंज, यहाँ पर कंज्यूमर को रुक जाना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इससे कम कंजम्पशन करेगा तो भी उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन। ये वो पॉइंट है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब यहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब होता है, आईसी एनालिसिस के थ्रू। दो सिचुएशंस जब सेटिस्फाई हो, दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब कंज्यूमर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। पहला है MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। अब MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X फॉर Y, नीचे छोटा सा X फॉर Y भी लिखा है। ये क्या है, मैंने बताया था स्लोप ऑफ IC, IC के स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, MRS यही बोलते हैं। और PX अपॉन PY अभी हम लोगों ने देखा था, ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये चीजें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि MRX मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X फॉर Y किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, यानी कि स्लोप ऑफ IC किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। और दूसरी कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर IC जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। IC कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। IC कभी भी कॉनकेव नहीं होना चाहिए, और IC कॉनकेव होता भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मान लो अगर मैं इसको ग्राफ पर दिखाती हूं, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये तो क्या है, हमारा IC है। और ये जो येलो वाली लाइन है ये अभी हम लोगों ने बनाई थी, ये क्या है, बजट लाइन है, प्राइस लाइन है। ये तो क्या है, IC है। और ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या है, हमारी बजट लाइन है, प्राइस लाइन है। ये दोनों कौन से पॉइंट पर इक्वल है, ये E पॉइंट पर इक्वल है। तो E क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब इस पॉइंट पर बजट लाइन और प्राइस लाइन एक दूसरे के क्या है, टेंजेंट है, एक दूसरे को टच करके जा रही है ना, इस तरह से कि ये बजट लाइन है, ये हमारा IC है, तो ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर टेंजेंट है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो पहला क्या है, MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। MRS क्या है, स्लोप ऑफ IC, PX अपॉन PY क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन है। IC और प्राइस लाइन दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए, यानी कि इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तब देश के अंदर कंज्यूमर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इस बात का मतलब क्या है, MRS शो क्या शो करता है, हम लोगों ने पीछे भी देखा था, MRS शो करता है X को पाने के लिए कंज्यूमर Y को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। पीछे हम लोगों ने देखा था जब हम लोग IC पढ़ रहे थे, MRS क्या शो करता है, MRS शो करता है X को पाने के लिए कंज्यूमर कितना Y को सेक्रीफाइस कर रहा है। उस इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, MRS बोलते हैं। तो ये तो कंज्यूमर खुद चाहता है X को पाने के लिए कितना वो Y को सेक्रीफाइस कर रहा है। और PX अपॉन PY क्या बताता है कि ये तो उसको करना ही पड़ रहा है। अगर उसको X का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो उसको Y का कंजम्पशन डिक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है। बजट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बजट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। तो द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट X फॉर Y, X को पाने के लिए वो Y को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, या फिर X को वो सब्सटीट्यूट कर रहा है Y के लिए, वो खुद विलिंग है, वो ऐसा करना चाह रहा है, वो तो क्या है, हमारा IC है। वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेट एट विच मार्केट अलाउज X टू बी सब्सटीट्यूटेड फॉर Y। वो किसके इक्वल है, जितना कंज्यूमर को मार्केट अलाउ कर रहा है कि वो Y को सब्सटीट्यूट कर दे X को पाने के लिए। मार्केट अलाउ कर रहा है मतलब उसका बजट उसे अलाउ कर रहा है, क्योंकि इनकम उसकी क्या है, कांस्टेंट है, और हमारे पास में दोनों गुड्स की प्राइसेस भी गिवन है। तो जितना वो चाहता है वो किसके इक्वल है, जितना मार्केट उसे अलाउ कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज बजट, अकॉर्डिंग टू हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स।
सेकंड है इस पॉइंट पर आईसी कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। आईसी कॉन्वेक्स है, इसका मतलब है हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इस बात का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है, एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो x को पाने के लिए वो कम से कम y को सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि y को खोता जा रहा है, ऑरेंजेस को खोता जा रहा है, तो ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करने की उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो IC कॉन्वेक्स होना चाहिए, यानी कि x की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होती जाएगी, तो कंज्यूमर को कभी इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है कि यहाँ पर उसे रुक जाना चाहिए, यहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को कभी इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं, वो तो और कंज्यूम करता जाएगा क्योंकि उसे यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए। दिस इज बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी कमोडिटी मस्ट डिक्लाइन एज वी कंज्यूम मोर ऑफ इट। जैसे जैसे वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है, एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है, एप्पल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। इफ दिस लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, अगर ऐसा नहीं हो, अगर MU मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होगी, अगर ये लॉ फेल हो जाएगा तो कंज्यूमर को कभी इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो देख रहा है उसका तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जा रहा है, वो कभी रुकेगा ही नहीं। समझ में आ गया? इसी के साथ में हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड था। सबसे पहले हम लोगों ने आईसी के बारे में पढ़ा, आईसी की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा, बजट सेट क्या होता है, प्राइस लाइन क्या होता है, और थर्ड हमारा आता है कि भाई इस बजट सेट के अंदर शिफ्ट भी होता है, रोटेशन भी होता है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, MRS PX अपॉन PY के इक्वल होना चाहिए, यानी कि स्लोप ऑफ आईसी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, और उस पॉइंट पर आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। वाई को वो कम से कम सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो यहाँ पर लॉ हमारा अप्लाई होना चाहिए। तो 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, रिवाइज करके रखना। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।